हेलो व्यूवर्स, आप सबका स्वागत है फिनिक्स पे लीगल चैनल में। तो आज मैं एक ऐसे सवाल का जवाब देना चाहती हूँ जो मतलब जिसमें बहुत सारे 2 से 3 कानून तो आ ही जाते हैं। और वो सवाल ये है कि अगर कोई भी पैतृक संपत्ति या एंसेस्टर प्रॉपर्टी और 40-50 साल हो गए हैं उसके बेच दी गई है, तो क्या मैं 40-50 साल के बाद में उसको मैं चैलेंज कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ? तो इस सवाल के अंदर में ही 3 कानून तो अपने आप ही आ जाते हैं। जैसे हमारा हिंदू सक्सेशन एक्ट हुआ, दूसरा आपका ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट हुआ, लिमिटेशन एक्ट हुआ। फिर सबसे इम्पोर्टेंट तो यहाँ पे लिमिटेशन एक्ट आ जाता है। तो क्या इस सिलसिले पे हम केस दायर कर सकते हैं? नहीं, इसी सवाल का मैं जवाब आज इस वीडियो पे देने वाली हूँ। देखिए, वीडियो थोड़ा-सा आज का टेक्निकल है। टेक्निकल इन द सेंस ये कानून के ऊपर में बहुत ज़्यादा बातचीत इसमें होने वाली है। लेकिन मैं कोशिश करूँगी बहुत ही सिंपल तरीके से बता सकूँ, एग्ज़ाम्पल से बता सकूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। एज़ आई सेड कि इस पे 3 कानून आ जाते हैं। एक तो हमारा हिंदू सक्सेशन एक्ट हुआ, दूसरा ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट हुआ, तीसरा लिमिटेशन एक्ट हुआ। जब हम 3 कानून के बारे में बात करते हैं तो जो हिंदू सक्सेशन एक्ट है इसमें तो ऐसा कोई लिमिटेशन पीरियड नहीं डाला जाता है ही नहीं, क्योंकि ये एक तरह का कानून है ना। इट्स नॉट अबाउट कि टाइमलाइन इसमें कुछ ऐसा नहीं डाला गया है कि आपको इतने दिन के अंदर पे ही आना है। लेकिन इसमें जो डाला गया है वो बताया गया है कि क्या प्रॉपर्टी एंसेस्टर प्रॉपर्टी के अंदर में आती है और कौन सी प्रॉपर्टी एंसेस्टर प्रॉपर्टी के अंदर में नहीं आती है। तो जब ये सवाल पूछा जाता है कि हमारी जो प्रॉपर्टी थी 40-50 साल पहले हमारे बाप दादा ने बेच दी या हमारे चाचा ने बेच दी या बहुत सारा आता है, तो सबसे पहला सवाल हमें ये पूछना होता है कि तो क्या वो एंसेस्टर प्रॉपर्टी की कैटेगरी में है। अब सवाल आता है कि एंसेस्टर प्रॉपर्टी की कैटेगरी क्या होती है। देखिए, एंसेस्टर प्रॉपर्टी वो होती है जो अभी तक अनडिवाइडेड है और 4 जनरेशन से वो चले आ रही है अनडिवाइडेड होते हुए। ठीक है? एंसेस्टर प्रॉपर्टी और सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी के बारे में एक बहुत ही डिटेल वीडियो आप चाहे तो वो भी देख सकते हैं, पर यहाँ पे मैं शॉर्ट में बताऊंगी कि एंसेस्टर प्रॉपर्टी वो होती है जो 4 जनरेशन से चल के आ रही है और अनडिवाइडेड है, मतलब अभी तक उसका पार्टीशन नहीं हुआ है। ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है कोई भी प्रॉपर्टी का एंसेस्टर होने के लिए। द मोमेंट उसका पार्टीशन हो गया है, वो सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है? तो ये जो सवाल भाई सवाल का जवाब इसी में आ जाता है कि आप जो प्रॉपर्टी के बारे में बात कर रहे हो, क्या उसके पार्टीशन हो गया है? अगर पार्टीशन होने के बाद में लोगों ने मतलब सेल आउट कर दिया है, तो वो बात अलग हो जाती है। हाँ, इससे भी एक सवाल होता है, ओरल एग्रीमेंट भी होता है ना? वो भी हमारे कानून के तहत में वैलिड है। तो थोड़ा-सा ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है कि क्या सिचुएशन है। पर अधिकतर यही देखा जाता है कि अ, सब डिवाइडेड नहीं हुआ है प्रॉपर्टी और वो अभी भी नाम में ही जो चारों जनरेशन के हिसाब से वो चलकर आ रहा है। तो अगर एंसेस्टर प्रॉपर्टी है, तो उसके बाद में वो लीगल हेयर का फिर दूसरा कंडीशन आ जाता है। आप कौन से टाइप के लीगल हेयर टाइप 1 हो, टाइप 2 हो, टाइप 3 हो, टाइप 4 हो, उसका भी सवाल आ जाता है। ठीक है? तो ये इतना सिंपल सा होता नहीं, ये सारी चीज़ को देखने के बाद में ही हम कोई जवाब दे पाते हैं। दूसरा आ जाता है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। अधिकतर इस सवाल पे ये रहता है कि बेच दिया गया है। तो जब हम बेच देने की बात करते हैं तो कहीं न कहीं वहाँ पे सेल डीड की बात आ जाती है। जब सेल डीड की बात आती है तो वहाँ पे 2 क्वेश्चन फिर से सवाल उठ जाते हैं, क्या वो वैलिड सेल डीड था? अब ये वैलिड सेल डीड कैसे हो जाता है? शायद क्योंकि हर एक सेल डीड एक एट द एंड ऑफ द डे कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो कॉन्ट्रैक्ट के जो डेफिनिशंस होते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट में क्या-क्या इंग्रीडिएंट्स होना चाहिए, मुख्यतः 3 इंग्रीडिएंट्स होते हैं। एक प्रपोज़ल होना चाहिए, उसमें आपका उसको एक्सेप्टेंस होना चाहिए और उसमें साथ में मॉनेटरी पैसा होना चाहिए। 3 कंपोनेंट एक कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। अब वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है या नहीं है वो भी देखना होता है। तो ये चीज़ भी उस सवाल में देखना होता है कि जो ट्रांसफ़र हुआ है चीज़ों का, ज़मीन का जो ट्रांसफ़र हुआ है, वो क्या कॉन्ट्रैक्ट एक्ट या फिर ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी एक्ट के तहत में उसके कानून के तहत में सही तरीके से हुआ है या नहीं हुआ है? पैसा का लेन-देन हुआ है, नहीं हुआ है? कब्ज़ा आप किस पे है? सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ सवाल ये पे आ जाती है कि कब्ज़ा है किसके पास में उस ज़मीन का? क्या जिसको बेच दिया गया उनके पास कब्ज़ा है कि उसने तो कहीं और का नहीं, 40-50 साल है, तो बहुत चांसेस होता है कि उसमें से थर्ड, फोर्थ पार्टी भी निकल के आ जाती है, उसने किसी और किसी और को बेचा होगा, तो कब्ज़ा किसके पास है? ये सवाल भी देखना होता है। लास्ट, लिमिटेशन एक्ट। सबको पता है कि हम कोर्ट में तभी जा सकते हैं जब हमारा लिमिटेशन एक्ट हमारे फेवर में हो। हर एक चीज़ का फाइल करने का टाइमलाइन होता है। तो यहाँ पे मैंने आपको बोला कि हिंदू सक्सेशन एक्ट का अपने अंदर में तो कोई टाइमलाइन नहीं है। लेकिन जब मैं ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की बात कर लेती हूँ, उस पे एक टाइमलाइन स्टार्ट हो जाता है। साथ ही साथ मैंने एक बात बोली थी पोज़ेशन का। पोज़ेशन को लेके भी एक टाइमलाइन
रहता है। तो इन तीनों चीज़ को देखते हुए ही हम अभी आते हैं कि क्या अगर कोई प्रॉपर्टी 40 से 50 साल पुराना हो चुका है, तो उसको हम बेच सकते हैं या देखिए जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के तहत में इसमें बहुत सारे केस लॉज हैं। एक केस लॉज पे मैंने बनाया भी था। उसमें बोला गया है कि कोई भी सेल डीड जो हो जाती है, कोई भी सेल डीड हो जाती है, इसमें 40-50 साल पुरानी की बात नहीं की, कोई भी सेल डीड के बारे में बोला गया है। अगर आपको सेल डीड चैलेंज करना है, आपको लग रहा है कि झूठा तरीका से हुआ है, गलत हो गया है, जो भी चैलेंज करने के जो भी ग्राउंड्स होते हैं, तो उसके 3 साल के अंदर पे आपको चैलेंज करना है। यहाँ पे हिंदू सक्सेशन एक्ट तक बात स्टार्ट हो जाता है कि जैसे ही आपको पता चला है कि ये प्रॉपर्टी का सेल हो गया है, सेल डीड हो गया है और आपको लगा है कि गलत तरीके से हुआ है, बाई फ्रॉड हुआ है, ऑब्वियसली उस पर्पस जिसने बेचा उसके पास पे तो राइट्स थे नहीं, वो आपका प्रॉपर्टी को उठा के बेचा, आपका राइट का प्रॉपर्टी बेचा, तो एक फ्रॉड के कैटेगरी में वो आ सकता है। तो उसको आपको चैलेंज करने का जो टाइमलाइन होता है वो 3 साल होता है। लेकिन अगर हम लिमिटेशन एक्ट की बात कर देते हैं जहाँ पे बोलता है कि जब कब्जा से आपको हटा हटा दिया जाता है, आपका जमीन का कब्जा किसी और के पास आ जाता है, तब आपको केस फाइल करने का जो टाइमलाइन होता है वो 12 साल होता है। तो यहाँ पे दो कॉन्ट्रडिक्शन अपने आप में क्रिएट हो जाते हैं। सवाल है कि 40-50 साल पहले हमारा जमीन को बेच दिया गया था। अब ये आप खुद ही बोल रहे हो कि 40-50 साल पहले हो चुका है। तो पहला सवाल जो आ जाता है, जो सबसे बड़ा जो लिमिटेशन का हम जो देखते हैं वो है 12 साल का। तो मतलब वो जमीन जो है 12 साल से किसी और पर्सन के कब्जे पे आ गई है ना? चाहे वो 1 2 3 हो सकते हैं। लेकिन एक चीज आ जाता है कि डेट ऑफ नॉलेज, ये किस पे आता है? सेल डीड पे आता है कि डेट ऑफ नॉलेज आपको जैसे पता चला कि फ्रॉड हो गया है, कि ये सेल डीड करके हुआ है, तो उसका आपका टाइम पीरियड 3 साल होता है। लेकिन अब इसमें सोचने वाली बात हो जाती है कि जब हम खुद ही बोल रहे हैं कि कब्जा जो है वो 40-50 साल का हो चुका है, जो भी थर्ड पार्टी का है, तो वो आपको एक तरह से बार्ड कर देता है। बार्ड का मतलब एक मनाही हो जाती है कि आप कोर्ट में केस फाइल नहीं कर सकते हो, क्योंकि वो लिमिटेशन एक्ट हमेशा एक बहुत बड़ी तलवार की जैसे आपके सर पे रहने वाला है। और बहुत सारे ऐसे केसेस फाइल होते हैं, ऐसे कि नहीं होते हैं, लेकिन इस लिमिटेशन एक्ट में ही जाकर मार खा जाते हैं। अब आप बोले कि मैडम कोई केस लॉज आपने बताओ। देखिए, इस पे मैंने बहुत रिसर्च किया बैठ के, लेकिन मुझे कोई भी ऐसा ढंग का केस लॉस नहीं मिला। मतलब एक बोलते हैं ना, एक कॉन्क्रीट जवाब देने वाला केस लॉ जो सीधा सीधा बोल दिया है कि आप नहीं कर सकते हो, 12 साल हो गया है या 3 साल हो गया, वो मुझे नहीं मिला। शायद मेरी रिसर्च में इसमें थोड़ी सी कमी हो गई होगी। लेकिन मैंने बहुत कोशिश की। तो क्योंकि जब मुझे पुख्ता कोई ऐसा जजमेंट नहीं मिला जिससे मैं आपको समझा सकूं, तो मुझे सही नहीं लगा कि वो मैं यहाँ पे डालूं। तो मुझे सही लगा कि भी जो कानून है वो कानून को मैं आपको समझाऊं। बाकी तो लोग खुद ही समझदार है कि आप आगे आप क्या करना चाहते हैं। लेकिन आपका राइट टू स्यू, जो मतलब एक केस फाइल करने का जो आपका अधिकार है, आपका तो अधिकार है ना उस जमीन पे, तो केस फाइल करने का जो अधिकार है, क्या वो खत्म हो जाता है? यहाँ पे आ जाता है हमारा हिंदू सक्सेशन एक्ट, क्योंकि यहाँ पे कोई लिमिटेशन नहीं दिया है, तो आपका वो अधिकार तो रहता है। लेकिन आपके लिए गले का हड्डी बनेगा ये आपका ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो लिमिटेशन एक्ट का जो 12 साल का होता है डिस्पोजेशन का, वो आपका बनेगा। अगर 12 साल के भीतर आपने फाइल कर दिया है तो आपका हो सकता है। लेकिन 12 साल के बाद अगर आप फाइल करते हो तो उसमें आपको कोर्ट को सेटिस्फाई करना पड़ेगा, है ना? लेकिन 40-50 साल जो समय सीमा जो होती है वो बहुत लंबी हो जाती है। तो लोग क्या करते हैं, सोल्यूशन तो होना ही चाहिए प्रॉब्लम का। तो यूजुअली लोग क्या करते हैं, अधिकतर जो होता है, इसलिए कोई जजमेंट भी नहीं मिला है, वो ये है कि लोग केस तो फाइल कर देते हैं। किस लिए फाइल करते हैं? कि सामने वाला पर्सन तो बीमार परेशान होगा ही होगा। कोर्ट कचहरी, अब देखिए, आपका आप जीतोगे या हारोगे ये तो कोई नहीं बोल सकता है, इसके लिए समय लगता है। उतना समय दूसरा पर्सन को भी परेशान होना पड़ता है। तो क्या होता है, एक तरह के कॉम्प्रोमाइज में आ जाते हैं, एक तरह का इसमें आ जाते हैं कि भैया चलो ठीक है, माना आपका था, ऐसा गलती से उन्होंने दिया है, तो अब पैसा ले दे के बात को खत्म करते हैं। तो ये एक तरीका लोग यूज करते हैं, ताकि एक जमीन ना मिले तो एटलीस्ट उस जमीन का हमें कुछ पैसा तो मिल जाए। लेकिन हाँ, केस फाइल करें या नहीं करें, मैं ज्यादा इसमें वो हाँ या नहीं, नहीं बोल सकती हूँ। अगर मेरे पास कोई क्लाइंट अगर आएगा, तो मैं तो पहले उसको ये समझाऊँगी, उसके बाद उसका डिसीजन होगा कि उसे क्या करना है। अगर वो बोलेगा केस फाइल करना है, तो हम फाइल करेंगे। लेकिन अगर नहीं, हमारे दृष्टिकोण से तो हम बोलेंगे कि भैया आगे जाके ऑर्डर नहीं मिलने वाला है, इसमें चांसेस बहुत ही रिमोट हो जाते हैं। उसके बावजूद भी अगर क्लाइंट बोलते हैं नहीं, आप फाइल करिए, हम आगे बातचीत कर चलाएँगे,
तो हम कर सकते हैं। तो इसका एक पुख्ता जवाब हाँ या नहीं, नहीं हो सकता है, जो मैंने आपके सामने में रख दिया है। तो होप आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।